ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी कॉपर से रिलेटेड ही एक पॉइंट आता है बेटा। देखो इसमें क्या है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है आपके सामने। ये कॉपर की होती है 3d10 4s1। अच्छा, Cu पॉजिटिव यानी +1 समझ लो। Cu पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, ये चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 3d10 बच गया। और Cu2 पॉजिटिव की में 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो 3d9 बन गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप कन्फिग्रेशन वाइज देखो तो आपको Cu पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे D10 है यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। किसके कंपैरिजन में? Cu2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। ये ठीक भी है बात, लेकिन ये तभी ठीक है बेटा अगर सिर्फ हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना कि स्टेट की, गैसियस स्टेट की बात करें तो Cu पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में? Cu2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, सिंपल है। पर एक्वस फॉर्म में उल्टा हो जाता है। एक्वस फॉर्म में ऐसा नहीं होता, यानी कि ये देखो, Cu2 पॉजिटिव एक्वस इज़ मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव एक्वस बिकॉज, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट लगता है बेटा। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ये देख लो, पहले इसको फॉर्मूले को समझ लो, पीछे भी बताया था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्स होती है साइज़ के। तो Cu2 पॉजिटिव का चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा 1 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। और आपको +1 में पढ़ाया था, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज़ छोटा भी हो जाता है, तो साइज़ छोटा हो जाएगा तो चार्ज बढ़ेगा, तब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी Cu2 पॉजिटिव की। और क्योंकि उसका साइज़ छोटा होगा तब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी तब भी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल Cu2 पॉजिटिव की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि एक और चीज़ ध्यान रखना, वो ये लिखा भी हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। चलिए देखो, फ़िलहाल चलो मैं बता रहा हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी उस आयन की। लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से बेसिकली सॉल्युबिलिटी कंफ्यूज मत करना। सॉल्युबिलिटी में हाइड्रेशन और लैटिस दोनों को देखा जाता है। लैटिस एंथैल्पी इन्वर्स होती है सॉल्युबिलिटी के, हाइड्रेशन डायरेक्ट होती है, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको मिक्स मत करो। ये बच्चे ने पता नहीं क्यों लिखा होगा यहाँ पे, पर चलो मेन बात पे आते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो उस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिलीज़ होना, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी तो एनर्जी तो रिलीज़ हो गई तो बची तो थोड़ी, तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसलिए बेटा। तो ये एक बार मैं यहाँ से भी देख लेते हैं। देखो यही लिखा है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस इज़ मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव एक्वस बिकॉज Cu2 पॉजिटिव हैव हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है देन Cu पॉजिटिव, एज Cu2 पॉजिटिव हैव हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज। ये है, तो ये चीज़ आ गई बेटा। और आगे देखो, आगे एक और टॉपिक ये बताया कि हाईएस्ट, और ये भी पेपर में आया हुआ है बेटा, ये वाला जो टॉपिक आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कि ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट स्टेट पे जब होते हैं तो उन कंपाउंड्स को अगर देखा जाए तो उन कंपाउंड्स में वो या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो बिकॉज क्योंकि ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। ये देखो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाईएस्ट स्टेट पे ट्रांजिशन मेटल किसके साथ जुड़े होते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होता है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच ले, अब खुद गेन कर ले। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तभी तो वो मेटल अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल भी समझाए हुए हैं, Cr(F)6 और Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही पूछा जाता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन देयर हाईएस्ट स्टेट। तो आपने सिंपल यही बताना है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अच्छा, द एबिलिटी, अब एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया एग्ज़ाम में। अब जैसे मैंने पीछे क्या समझाया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईएस्ट स्टेट पे ले आते हैं मेटल्स को, फिर क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा बढ़िया कौन है। तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसलिए होता है बेटा क्योंकि ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, यानी डबल बॉन्ड बनाने की।
जबकि फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता। तो इसलिए फ्लोरीन की एबिलिटी कम होती है और ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और एक और बात बताता हूँ, फ्लोरीन की एबिलिटी जो है ट्रांजिशन मेटल को उसकी हाईएस्ट स्टेट पे ले जाने की, वो इसलिए भी होती है क्योंकि फ्लोरीन के केस में लैटिस एंथैल्पी बहुत होती है अगर वो आयनिक कंपाउंड है, और बॉन्ड एंथैल्पी होगी अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये चीज़ बताइए यहाँ पे देखो, the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to high lattice enthalpy in case of ionic compounds and high bond enthalpy in case of covalent compounds। अच्छा, आगे ये आ गया देखो, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय साइज के, और साथ में स्टेबिलिटी भी, स्टेबिलिटी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी वो आयनिक कंपाउंड उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ, अब ये वही चीज़ आ गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये यहाँ पे समझाया लिखा भी हुआ है। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is more than fluorine. This is due to the ability of oxygen to form multiple bonds। ये आपने याद रखनी है बात कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा एबिलिटी किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा यानी डबल बॉन्ड्स वगैरह बना सकता है, फ्लोरीन तो नहीं बना सकता, वो तो मोनोवेलेंट होते हैं। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। द हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn इज़ MnF4। हाईएस्ट फ्लोराइड का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम F जोड़ लो आप, तो मैक्सिमम F अगर आप Mn से जोड़ने की बात करोगे तो वो 4 ही जुड़ पाएंगे और MnF4 बन पाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर ऑक्सीजन जोड़ने की बात करो तो Mn2O7 बन पाएगा, इससे ऊपर नहीं बन पाएगा, ये ना। बट द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ Mn इज़ Mn2O7, ये चीज़ है बेटा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। Cu2 पॉजिटिव हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड्स, यानी Cu2 पॉजिटिव के हैलाइड्स जाने जाते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड भी हो गया, पर आयोडाइड नहीं मिलते। आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड्स बिकॉज आई नेगेटिव हैव लो वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ये देखो ना, ये बताया ना, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्ट होता है चार्ज और साइज़ के, तो आई नेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बारात आई तो आयोडीन का साइज़ तो बहुत बड़ा है, तो उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो वही चीज़ यहाँ समझाई है कि आई नेगेटिव हैव लो वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, हैंस Cu2 पॉजिटिव आयोडाइड्स आर नॉट स्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये है। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी ये फिर वही समझाया, डायरेक्ट होता है चार्ज बाय साइज, डायरेक्ट होता है स्टेबिलिटी के। चलो नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक करेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक करेक्टर से पहले आपको मैं वो एक एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी की सुनी होगी या करी भी होगी छोटे क्लासेस में, कि अगर एक करंट को मूव करवाओ सर्कुलर वायर में और उसके पास आयरन नेल को हैंग करके लेके जाओ, थ्रेड से धागे से बांध दो और उस आयरन नेल को सर्कुलर वायर से पास करो, तो वो सर्कुलर वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो जैसे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी आयरन नेल। तो रीज़न क्या होता है इसका, मतलब ये हुआ कि अगर करंट मूव करेगा सर्कुलर वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो यहीं से हमें बात ये समझ आती है कि इसका अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो अगर ये बात सच है तो फिर एक एटम भी मैग्नेट होना चाहिए, छोटा सा मैग्नेट होना चाहिए, टाइनी मैग्नेट। क्यों, एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, और दो तरह की सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, और एक होता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब अपनी एक्सिस पे, जिसकी वजह से बेटा वो अर्थ मूव करती है ना अपनी एक्सिस पे, तो दिन और रात होते हैं, तो वो वाली मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन। तो इसीलिए तो इस तरह से मैं एक एटम को भी मैग्नेट का काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में, यानी ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें आपने एक पीछे पढ़ा था मेटल मेटल बॉन्ड का कंसेप्ट। तो मेटल मेटल बॉन्ड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ये एक मेटल एटम है और ये इसका दूसरा नेबरिंग मेटल एटम है, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन दोनों मेटल मेटल बॉन्ड बना लेते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो ऑर्बिटल मोशन होती है ये
थोड़ी कम हो जाती है या ना के बराबर रह जाती है। तो सिर्फ कौन सी मोशन रिस्पॉन्सिबल होगी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए? स्पिन मोशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल मोशन है, यानी ये इस तरह से घूमना, तो इस तरह से ये इस तरह से घूमना, ये नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो इसलिए सिर्फ स्पिन मोशन से ही मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड होगी। तो वही चीज़ ये समझाइए आगे देखो। In transition metals, due to formation of metal-metal bonds, orbital motion is restricted. Hence, magnetic moment depends upon spin motion of electron. Magnetic moment due to spin also depends on number of unpaired electrons. तो ये number of unpaired electrons पे depend करती है। ये म्यू स्पिन का फॉर्मूला आ गया √n×n+2 बोर मैग्नेटोन, ये आ गया बेटा। n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। bm जो है स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटोन एंड bm इक्वल्स टू, ये होता है फॉर्मूला इसका, EH/4πmEc। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 पता ही है आपको, पाई 3.14 वैल्यू होती है। Me हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और C हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है बेटा। और म्यू स्पिन इज़ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली। तो म्यू स्पिन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू स्पिन ओनली। और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन अराइजेस फॉर लास्ट 5 एलिमेंट्स। एक सेकेंड, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी स्पिन ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो लास्ट के 5 एलिमेंट्स में आती है, क्योंकि लास्ट के 5 एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो मेटल मेटल बॉन्ड बनना भी कम हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है, और ये आया मेन बात। देखो, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे तो कन्फिग्रेशन या तो बेटा D1 होगी या D9 होगी। देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने की ट्रिक क्या है। अगर D में 1 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर 6 से 10 के बीच में गए तो 10 से माइनस करके निकालो, यानी मान लो 6 हो गए तो 10 - 6 4 बचेंगे, 7 हो गए तो 10 - 7 3 बचेंगे। इस तरह से, जैसे 9 है तो 10 - 9 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 आएगी। फॉर्मूला वही है √n×n+2 वाला, उस फॉर्मूले से निकालिए। पर हम हर बार मैथमेटिकली कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, इतना टाइम नहीं लगाते, हम सीधा आंसर लिख देते हैं। और उसकी ट्रिक यही है कि 1 होगा तो 1.7। अच्छा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो 2 के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे। जैसे मैंने समझाया ना, 8 5 से ऊपर हो जाएगा तो 10 से माइनस करके 10 - 8 2, और अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो 2.8 वैल्यू आएगी। और इसी तरह से अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो या तो D3 होगी या D7 होगा। 10 - 7 3 होता है ना, और 3 होगा तो भी 3.8 होगा। फिर आ जाओ 4 पे। 4 में 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या D4 होगा या D6 होगा, और 4 पे वैल्यू बनेगी 4.9। इसी तरह से 5 में एक ही ऑप्शन होगी D5, क्योंकि जब D10 हो जाएगा तो 10 - 10 तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 में वैल्यू आएगी 5.9। तो ये इस तरह से, और ये याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे 1 में 1.7, 2 में 2.8, 3 में 3.8, और 4 में 4.9 5.9। मतलब मेन क्या है? मेन ये है कि अगर 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3, 4 में 4 और 5 में 5 आ रहा है। ये पॉइंट के बाद का नंबर बदल रहा है। पॉइंट के बाद के नंबर का भी तरीका क्या है? देखो 1 में 1.7 है, फिर 2 में 0.8, 3 में भी 0.8, और 4 और 9 में 0.9 चल रहा है। ये चीज़ है, यानी शुरू 1 में तो 1.7 हो गया, फिर 2 और 3 में 0.8, और 4 और 9 में 0.9, ऐसे चलना है बेटा। ये है। अच्छा, आगे देखो, द म्यू स्पिन ऑफ द डाईवैलेंट आयन इज़ 5.92 बोर मैग्नेटोन। यानी ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो आई 5.92। जैसे अब ये देखो, ये बताया था ना ये, कि ये है कि म्यू की वैल्यू 1.7 है तो n1 थे, 2.8 है तो n2 थे। तो वो वाला ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन में। ये देखो, तो वैल्यू आई कहता 5.92। प्रिडिक्ट द आयन फ्रॉम 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ में ये कौन सा आयन है वो निकालना है। तो 3D सीरीज़ में कोई बात नहीं, एक तो इसने कहा डाई मतलब +2 चार्ज है उस पर, और दूसरा 5.92 का मतलब D में 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो फिर डी में 5 इलेक्ट्रॉन किस किस के होते हैं, अगर आप कन्फिग्रेशन से देखोगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, एक क्रोमियम एक मैंगनीज। पर क्रोमियम की कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s1 और इसने कहा है डाईवेलेंट यानी +2 चार्ज आएगा, तो +2 में तो एक यहाँ से चला जाएगा और एक डी से जाता, तो 3d4 ही बचता। और 4 के केस में 5.92 तो हो नहीं सकती, इसलिए क्रोमियम कैंसिल हो गया। तो मैंगनीज लगा के देख लो। अब मैंगनीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखो मैंगनीज की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन 18 3d5 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले भी गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3d5 बच गया और 3d5 का मतलब 5.92 आंसर आ जाएगा। तो ये है, तो इस तरह से ये Mn2 पॉजिटिव होगा बेटा, ये है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब ट्रांजिशन मेटल्स अच्छे कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटालिस्ट इन मैनी प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल आयरन हेबर्स प्रोसेस में निकल जो है वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। और V2O5 यूज़ होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अच्छा ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से ये तीसरा पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन आता है कि क्यों काम करते हैं तो तीनों पॉइंट्स लिख कर आने हैं आपने, बाकी 2 आसानी है। देखो ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड सरफेस फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, सरफेस देते हैं ताकि रिएक्टेंट्स उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो सकें। और आपको याद होगा एड्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एड्जॉर्प्शन जब होता है यानी जब रिएक्टेंट्स वहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, चिपकेंगे, तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी रिएक्टेंट्स यूज़ कर लेंगे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में या एज आ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है पहला रीज़न। तो ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड सरफेस फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। As adsorption process is exothermic, the energy release is used by reactants to cross the energy barrier, ये है। और नेक्स्ट देखो ट्रांजिशन मेटल्स कंबाइन विद रिएक्टेंट्स to form activated complex of lower energy due to which large number of reactants can cross the energy barrier। तो ये आ गया, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं लोअर एनर्जी का। जो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी वो अल्टरनेट पाथ वाली बात समझाई थी, टनल वाली बात की, पूरा पहाड़ ऊपर से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बीच से चला जाएगा। तो एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स लोअर एनर्जी का बनाता है ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। तो 2 तो ये पॉइंट है और तीसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली इससे भी क्वेश्चन आ गए हैं पेपर में, क्या कि ट्रांजिशन मेटल आयंस की एक खास एबिलिटी है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की, विच मेक देम अ गुड कैटलिस्ट। कई बार क्वेश्चन ही ये आया है इतना कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, इससे वो अच्छे कैटलिस्ट कैसे हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे ये एग्जांपल समझाना है, तो ये चीज़ है। तो देखो इसमें एग्जांपल ये रहा बेटा, ये जो एग्जांपल है इसमें देखो 2I नेगेटिव प्लस S2O8 2 नेगेटिव है और कैटलिस्ट ले लिया Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे I नेगेटिव बन गया I2 और S2O8 2 नेगेटिव बन गया SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो I नेगेटिव I2 बना है ये ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ लिखा हुआ है ये देखो, और ये जो S2O8 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव बना है ये रिडक्शन हुई। तो एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है और Fe3 पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इसको कैसे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आगे ये मैकेनिज़्म है इसका। बेसिकली हुआ क्या कि जो कैटलिस्ट बोल रहे हैं हम Fe3 पॉजिटिव, उसने पहले I नेगेटिव को I2 बना दिया और ख़ुद चेंज हो गया Fe2 पॉजिटिव में। फिर उस Fe2 पॉजिटिव ने S2O8 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव बना दिया और ख़ुद वापस से चेंज हो गया Fe3 पॉजिटिव में। तो इस तरह से Fe3 पॉजिटिव ने अपनी स्टेट को चेंज करके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदल दिया और कैटलिस्ट का काम कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इस रिएक्शन को लिख कर 2-3 बार लिख कर याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि कैटलिस्ट जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, इसलिए भी वो अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन और ये इसका मैकेनिज़्म अच्छे से आपको याद होना चाहिए।